एक कहानी है इंडस्ट्रियलिस्ट प्रताप चंद्र ठाकुर की, जो एक रिटायर्ड मेजर थे। मेजर साहब बहुत सख्त मिजाज के थे और सिद्धांत के पक्के थे, और किसी के गलती को माफ करना तो दूर उसको सजा देते थे। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो नास्तिक बन गए थे। यह मेघना, जो मेजर साहब की लाडली बेटी थी और वो उसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। यह अशोक चौधरी, जो मेजर साहब के बहुत करीबी दोस्त थे। ऐसे में वो एक शहर के मशहूर डॉक्टर थे। मेघना कहाँ है? मालिक, मेघना मैडम अभी तक सो के नहीं उठे हैं। क्या? सुबह की 8 बज गया है, मेघना अभी तक नहीं उठी? अच्छा, तुम जाओ, डाइनिंग टेबल के ऊपर नाश्ता लगाओ। अशोक, तुम बैठो, मैं अभी आया। मेघना? जी पापा, आप यहाँ? ए क्या है, सुबह की 8 बज गया है और तुम अभी तक सो रही थी? जी पापा, कल मैं रात को सोते सोते लेट हो गया, पढ़ाई कर रही थी ना इसलिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जल्दी सोकर जल्दी उठा करो। तुम जानती हो ना, मुझे इनडिसिप्लिन पसंद नहीं है। अब जाओ जल्दी रेडी होकर, नीचे आ जाओ, साथ में नाश्ता करेंगे। डॉक्टर अंकल भी आए हैं। जी पापा। उसके बाद मेघना जल्दी से रेडी होकर पूजा पाठ करके नाश्ता करने के लिए आई। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग मेघना। रामू, ए क्या, ब्रेकफास्ट में मैंने तुम्हें कहा था ना चिकन रोल बनाने को, तो फिर तुमने ये खाना क्यों बनाया? मालिक, आज राजू को मार्केट से चिकन लाने को लेट हो गया, इसलिए मैंने आज वेज वाली नाश्ता बना दिया। राजू, ए लो पैसे, तुम्हारा कल से जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, गेट आउट। प्रताप, तुम्हारा ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मिलिट्री से रिटायर होने के बाद भी तुम्हारा तौर तरीका अभी भी मिलिट्री जैसा है। कभी कभी मुझे डर लगता है तुम्हारी यही आदत तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। डॉक्टर, मुझे डिसिप्लिन पसंद है, हर कोई आदमी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मैं मेरा यही मिलिट्री आदत कभी नहीं छोड़ सकता। अब छोड़ इस बातों को, चल खाना खाते हैं। नमस्ते प्रताप जी। अरे रंजीत जी, आइए बैठिए। कब आए दिल्ली से? कल रात को आया, आते ही आपसे मिलने चला आया। ऐसे तो मैं दिल्ली गया था अपना पर्सनल काम के लिए, लेकिन वहाँ पर हम और एक नई बिजनेस भी कर सकते हैं, होटल और मॉल बनाने का। उसमें हमें बहुत फायदा भी होगा। रंजीत जी, ऐसे तो हमारा ये बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि उसको संभालने के लिए अब मुश्किल हो रहा है। फिर आप बोल रहे हैं कि इस बुढ़ापे में भी और एक नया बिजनेस करने को? आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं आपका बिजनेस पार्टनर होने के नाते, मेरा बेटा दीपक अब बिजनेस संभाल सकता है। वो अब बिजनेस मैनेजमेंट का फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। अब कुछ ही महीनों में उसका पढ़ाई खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो हमारी बिजनेस संभालने में हमारा साथ देगा। अच्छा, दीपक अब इतना बड़ा हो गया है, पता नहीं चलता। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। आपकी मेघना की भी तो शादी की उम्र हो चुकी है। क्या आप उसके लिए कोई लड़का ठीक किए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी एक अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास मेघना के लिए एक अच्छा लड़का है। अच्छा, कौन है वो? मेरा बेटा दीपक। प्रताप जी, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टनरशिप अब रिश्तेदारी में बदल जाए। दीपक बहुत ही शांत और सरल लड़का है। वो आपकी बेटी मेघना के लिए उपयुक्त लड़का है। असल में दीपक एक बदमाश, शराबी और लड़कीबाज होता है। वो कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं, बदमाशी और लड़कियों को छेड़ने के लिए जाता है। ये उसका रोज का काम था। एक दिन हमेशा की तरह दीपक अपनी आवारा दोस्तों के साथ एक लड़की को छेड़ रहा था। तभी हमारा मूवी का हीरो प्रभास आकर दीपक का पिटाई करने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। दीपक, अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी कुछ ही दूरी से वहाँ पर मेघना ये सब देख रही थी।
वो प्रभास को देखकर उसके ऊपर इम्प्रेस हो गई और उसको पसंद करने लगी। अगले दिन प्रभास कॉलेज की कैंटीन में बैठा था, तभी मेघना उसके पास आई। हाय, मैं मेघना हूँ। मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। कल आप दीपक को अच्छा सबक सिखाया, वो उसका ही लायक है। क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकती हूँ? हाँ प्लीज। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? हाँ क्यों नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपने मेरे साथ दोस्ती करी। इस दोस्ती की खातिर आपको मेरी साथ एक कप चाय पीनी पड़ेगी। प्लीज मना मत करना। ठीक है। फिर दोनों साथ में चाय पीते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे बातें करते हैं। ऐसे ही दोनों की बीच दोस्ती गहरी होने लगी। उनको एक दूसरे की साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गया, उनको पता ही नहीं चला। एक दिन मेघना प्रभास को पार्क में बुलाती है और उसे उसकी दिल की बात बताती है। प्रभास, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ मेघना, मैं भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ। जब मैं तुम्हें कैंटीन में पहली बार देखा, तब से तुमको प्यार करने लगा हूँ। लेकिन तुम्हें उस दिन कुछ कह नहीं पाया। डरता था कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। उनको इस तरह बातें करते हुए दीपक देख लेता है। वो उन लोगों की बात आके अपनी पापा रंजीत को बोलता है। तू चिंता मत कर, मैं आदित्य ठाकुर से बात करके बहुत जल्दी तुम्हारा और मेघना की शादी करवाता हूँ। याद रखना दीपक, मेघना सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। उससे शादी करके ही तुम आदित्य ठाकुर की सारी जायदाद हासिल कर सकते हो। तब तक तुम आदित्य के सामने एक अच्छा और संस्कारी लड़का बनके रहना होगा। एक बार मेघना के साथ तुम्हारी शादी हो जाए और आदित्य की जायदाद हमारे हाथ आ जाए, फिर तुम जैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हो जी सकते हो। समझे तुम? हाँ पापा, आप ठीक बोल रहे हो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं रंजीत जी? मेरी बेटी मेघना किसी लड़के के साथ घूम रही है? वो उसे प्यार करती है? हाँ आदित्य जी, अगर वो लड़का अच्छा और संस्कारी होता या किसी अमीर खानदान से होता, तो मैं आपको खुशी से बोलता कि आप मेघना की शादी उसके साथ कर दीजिए। लेकिन वो एक गुंडा बदमाश लड़का है। कॉलेज में वो दीपक के साथ बिना वजह की मारपीट किया था। क्या? मुझे घर जाकर मेघना के साथ इस बारे में बात करनी पड़ेगी। उसकी शादी आपके बेटे दीपक के साथ ही होगी, ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद प्रताप ठाकुर गुस्से में घर आते हैं और मेघना के कमरे में जाते हैं। पापा आप यहाँ? मेघना, मैंने सुना है कि तुम एक लड़के को पसंद करते हो। हाँ पापा, मैं आपको ये सब बताने वाली थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला और आपको बताने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, कल सुबह 10 बजे उस लड़के को घर में बुलाना, मैं उससे मिल लूंगा। जी पापा। सेरू, मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा इतनी जल्दी मान जाएंगे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा था पापा प्रभास के बारे में जानकर गुस्सा करेंगे, लेकिन वो उसको कल मिलने के लिए बुला रहे हैं। आई कैन नॉट बिलीव इट। चलो अच्छा हुआ मेरी एक टेंशन खत्म हो गई। अंकल नमस्ते, मैं प्रभास मेघना का दोस्त। अच्छा, घर में तुम्हारे कौन कौन है? मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। घर प्रॉपर्टी कुछ है? नहीं अंकल, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। मैं एक भाड़े की घर में रहता हूँ। तुम क्या करते हो? मैं अब इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ और मेरे खर्चे के लिए मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और महीने में 8,000 कमा लेता हूँ। क्या तुम जानते हो मेरी बेटी का एक ड्रेस तुम्हारे महीने की कमाई से काफी ज्यादा है? तुम तुम्हारे इतनी सी कमाई से मेरी बेटी के लिए एक ढंग का ड्रेस भी खरीद नहीं सकते। तुम मेरे घर की नौकर होने के भी काबिल नहीं हो। तुमसे ज्यादा तो मेरे घर की नौकर कमाते हैं और तुम सपने देख रहे हो शहर की बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट प्रताप ठाकुर की बेटी से शादी करके इस घर की दामाद बनने को। मैं तुम जैसे लड़कों को ठीक अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मेरी बेटी को नहीं बल्कि मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते हो। मेरी बेटी से शादी करके मेरी दौलत हड़पना तुम्हारा मकसद है। नहीं अंकल,
आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं ठीक समझ रहा हूँ। तुम्हारे जैसे लड़के कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि अमीर लड़कियों को अपनी प्यार की जाल में फंसाकर रातों रात अमीर बनने के लिए सपने देखते हैं। नहीं अंकल, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं मेघना से प्यार करता हूँ, उसकी दौलत से नहीं। प्यार करने से पहले खुद की हैसियत के बारे में समझना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई बहन होता तो क्या तुम उसे तुम जैसे भिखारी के साथ शादी करा देते? बोलो। सॉरी अंकल, मैं गरीब हूँ, लेकिन भिखारी नहीं। अपनी पेट पालने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, किसी की आगे भिख नहीं मांग रहा हूँ। मानता हूँ कि मैं मेघना को आपकी तरह ऐसो आराम से नहीं रख सकता, लेकिन मैं उसको बहुत प्यार दे सकता हूँ, उसको खुश रख सकता हूँ। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। तुम भिखारी नहीं हो, लेकिन तुम एक बदमाश और गुंडे किस्म की लड़के हो जो शरीफ लोगों के साथ मारपीट करता है। प्रताप जी, इसने उस दिन दीपक को बिना वजह की पिटाई किया था। अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मानती हूँ उस दिन प्रभास दीपक को पिटाई किया था, लेकिन उसमें प्रभास का नहीं दीपक का गलती था। दीपक ने उस दिन एक लड़की को कॉलेज में छेड़ रहा था, इसलिए प्रभास दीपक के ऊपर हाथ उठाया था। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है। मेघना, अपनी होने वाले पति के बारे में ऐसे बोलने को तुम्हें शर्म नहीं आती? और आप एक अच्छे इंसान को बदमाश और गुंडा कह रहे हैं। ऐसे कहने से आपको लज्जा नहीं आता? अंकल, आप जिसको गुंडा और बदमाश कह रहे हैं, वो आपके बेटे दीपक से 1000 गुण से अच्छा इंसान है। मेघना। हाँ पापा, आप जिसके साथ मेरी शादी करवाना चाहते हो वो अच्छा लड़का नहीं है। वो एक शराबी, लड़कीबाज और बदमाश लड़का है। उसे शादी करके मैं खुश नहीं रह पाऊंगी पापा। प्रताप जी, बहुत हो गया मेरा अपमान। मैं अब और अपमान सह नहीं पाऊंगा। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले मेघना, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ दीपक से। और आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए पापा, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ प्रभास से करूंगी और किसी से नहीं। अच्छा, अगर ये तेरी आखिरी फैसला है तो ए घर की दरवाजा तेरे लिए आज से बंद है। चली जा यहाँ से, आज के बाद यहाँ कभी मत आना। तू मेरे लिए अब मर चुकी है। जा, चली जा यहाँ से। गेट आउट। उसके बाद मेघना घर छोड़कर प्रभास के साथ चली जाती है। मेघना जाने के बाद प्रताप ठाकुर की गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से में मेघना की सारे सामान जला देते हैं। मेरी पत्नी तुझे मानती थी, मेरी बेटी तुझे पूछती थी। जब वो दोनों इस घर में नहीं रहे तो तेरा इस घर में क्या काम? आज से तेरी पूजा इस घर में कभी नहीं होगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलकर वो घर की मंदिर की दिया बुझा देते हैं। उधर प्रभास और मेघना मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों डॉक्टर अशोक चौधरी के पास जाकर उनके आशीर्वाद लिए। खुश रहो बच्चों, बैठो यहाँ पर। अब क्या करने की सोचे हो प्रभास? अंकल, शादी इतनी जल्दी हो गया कि मुझे कुछ सोचने का समय नहीं मिला। अब जो कुछ हो गया हम उसे तो बदल नहीं सकते। अब आप दोनों जाकर प्रताप भाई साहब का आशीर्वाद ले लो। देखना उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो आप दोनों को माफ कर देंगे। नहीं सुमित्रा, तुम उसको नहीं जानती। वो बहुत जिद्दी आदमी है, वो किसी का एक भी नहीं सुनेगा। जो उसका विरोध किया वो उसको जिंदगी भर माफ नहीं करता है और उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है। तो ये दोनों अब करेंगे क्या? कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे हमारे पास। नहीं अंकल, हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आप दोनों की दोस्ती में दरार आ जाए। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मेरा एक छोटा सा घर है, वहाँ पर हम रह लेंगे। ऐसे बोलकर वो दोनों डॉक्टर अशोक के घर से चले जाते हैं। अरे सेरू, तू यहाँ कैसा है तू? प्रभास, ए सेरू है मेरा दोस्त। हाय सेरू, आज से मैं भी आपका दोस्त हूँ। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं ऑफिस जाता हूँ। सेरू, पापा कैसे हैं? मुझसे नाराज है ना वो? सच में सेरू, मैं बहुत खराब हूँ। मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। उनको अकेला छोड़कर चली आई। अब तुझे ही उनका ख्याल रखना होगा। अकेला छोड़कर उनको कहीं मत जाना। ए क्या प्रताप, आज अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहे हो? मुझे अकेले पीने दे अशोक।
मैं उस बेईमान लड़की की याद को भुलाना चाहता हूँ। नहीं प्रताप, अपने बच्चे भूल करते हैं तो उसको गलती समझकर बड़े उनको माफ कर देना चाहिए। नहीं अशोक, ये कभी भी हो नहीं सकता। तुझे पता है, वो जब 1 साल की थी उसकी माँ गुजर गई। मैंने उसको माँ और बाप दोनों का प्यार देके उसकी परवरिश किया। मैं चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन दूसरी माँ कहीं उसके साथ सौतेली व्यवहार ना कर दे, उसकी डर से मैं अपना खुशी को नौछाव कर दिया। पर वो धोखेबाज लड़की मेरे प्यार और त्याग का ऐसा सलाह दिया। मेरे प्यार का परवाह ना करके वो एक सड़क छाप भिखारी का हाथ पकड़कर चली गई। मेरे मुंह पर इतना बड़ा तमाचा जड़ दिया। वो मरे या जिए मुझे कोई परवाह नहीं। डैड, ये क्या हो गया? हमारे हाथ से तो सब निकल गया। लड़की तो गई, साथ में प्रताप ठाकुर का सारा जायदाद भी हाथ से गया। रंजीत रॉय जो सपना देखता है उसे पूरा भी करता है। मैं जैसा बोलता हूं तू ऐसा कर। कल से तू ऑफिस जाके काम संभाल। प्रताप ठाकुर के सामने एक अच्छा, शरीफ और ईमानदार लड़का बनने का नाटक करते रहना, जैसे वो खुश होकर तुझे अपना बेटा समझे। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। ओके डैड, मैं वैसा एक्टिंग कल से शुरू कर देता हूं। दीपक, वेरी गुड। तुम्हारा यही प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। तुमको क्या लगता है, इस प्रोजेक्ट से हमारा कंपनी को कितना फायदा हो सकता है? अंकल, इस प्रोजेक्ट से हमारा कंपनी का एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ तक जा सकता है और प्रॉफिट मार्जिन 100 करोड़ तक एस्टिमेशन कर सकते हैं। प्रताप जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें सोच समझकर टेकअप करना चाहिए। पापा, आप चिंता मत कीजिए, ये प्रोजेक्ट में टेकअप करूंगा। आई विल बी श्योर सक्सेसफुल। एक ऐसा बात कर रहे हो दीपक, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम तुझे कैसे लीड करने के लिए दे सकते हैं? ओहो रंजीत जी, क्यों दीपक को इतना डिस्करेज कर रहे हो? मेरा पूरा विश्वास दीपक के ऊपर है कि वो सक्सेस होगा, और ऐसे भी हम दोनों हैं ही उसको सपोर्ट करने के लिए। जाओ दीपक, प्रोजेक्ट का फाइल रेडी करो एंड गो अहेड। थैंक यू अंकल। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ प्रभास, आओ बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभास, तुम्हारा सिंसेरिटी और पंक्चुअलिटी को देखकर कंपनी की मैनेजमेंट ने तुम्हारा प्रमोशन करने का फैसला किया है। ये रही तुम्हारा प्रमोशन लेटर। थैंक यू सर। शाम को घर जाकर मेघना को एक खुश खबर दूंगा। वो मेरा प्रमोशन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। मेघना, प्रभास, तुम आ गए? आज इतनी लेट कर दी आने में। मैं तुम्हारा कब से राह देख रही थी। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, बॉस के साथ मीटिंग था। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमको एक खुशी की खबर देनी है। अच्छा, जल्दी बोलो प्लीज। मेघना, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब मैं कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभास, मुझे भी तुमको एक खुश खबर देना है। अच्छा, बोलो। प्रभास, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रभास ये बात सुनकर खुशी से मेघना को गोदी में उठा लेता है। देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं और मेघना एक फूल जैसी बेटी को जन्म देती है। वो उसका नाम ऋतु देते हैं। मेघना और प्रभास अपनी बेटी के साथ अब बहुत खुश थे। देखते ही देखते ऋतु 5 साल की हो गई थी। एक दिन दीपक प्रभास को कंपनी जाते हुए देखता है। प्रभास को देखकर दीपक उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान सोचता है। प्रभास का कोलीग को मोटा रकम देकर प्रभास को एक पुरानी फैक्ट्री में छल से बुलाता है। दीपक सर, ये रहा आपका दुश्मन। दीपक प्रभास को देखकर जोर जोर से हंसता है। इतने बरसों के बाद इस दिन का मुझे इंतजार था। दीपक, तुम यहाँ? मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? तुम्हारी वजह से मेघना मेरी हाथ से गई और उससे शादी करके ठाकुर खानदान का प्रॉपर्टी और कंपनी का मालिक बनने का जो मैं सपना देखा था, वो सब तुम्हारे वजह से पानी फिर गया। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। क्या बोल रहे हो तुम दीपक? इतना बड़ा साजिश तुम कर रहे थे? अच्छा हुआ मेघना की शादी तुमसे नहीं हुई। तुम और तुम्हारा भाड़े का गुंडे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दीपक अपना रिवॉल्वर उठाकर प्रभास के सीने पर गोली दाग देता है। प्रभास छलनी होकर वहां पर गिर जाता है। जाओ, इसको नदी में फेंक कर आओ।
उसके बाद दीपक के कहने पर उसके गुंडों ने प्रभास को नदी में फेंक देते हैं। जब ठाकुर साहब प्रभास की मौत के बारे में सुनते हैं, उनको उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन डॉक्टर अशोक प्रताप ठाकुर के घर पर आ जाते हैं। प्रताप, तुम्हें पता है मेघना का पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया है? हाँ, मुझे पता है। तुझे अगर सब पता है तो तुम इतना चुप क्यों हो? चल, मेघना को यहाँ घर लेकर आते हैं। नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं उस लड़की को कभी इस घर में वापस लेकर नहीं आ सकता। वो मेरे लिए मर चुकी है। ये तुम क्या बोल रहे हो प्रताप? आज मेघना की दुख की घड़ी में तुझे उसके पास रहना चाहिए। वो तेरी बच्ची है। पिछले सब बातों को भूलकर मेघना को माफ कर दे और उसको घर लेके आ जा। देख अशोक, मुझे बिल्कुल फोर्स मत कर। हमारे दोस्ती का फायदा उठाकर मेरे पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत कर। ओके, सॉरी। मैं आगे से एक ख्याल रखूंगा। मैं अब आता हूँ। रुक अशोक, नाराज मत हो। इतने दिन के बाद तू आया है। चल एक एक पैक पीते हैं। अंकल, मैं इस शहर में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं दूसरे कोई शहर में जाकर जॉब करना चाहती हूँ। अगर तू जॉब करना चाहती है तो हमारे घर पे रहकर भी कर सकती है। जॉब के लिए दूसरी शहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं अंकल, मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे मेरी पुरानी यादें सताने लगेगी। मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। इसलिए अच्छा होगा कि मैं दूसरे शहर चले जाऊं। ठीक है, अगर तू दूसरे शहर में जाना चाहती है तो एक काम करते हैं। मेरा एक दोस्त का प्राइमरी स्कूल है पदमपुर गांव में। मेरे बोलने से तुझे वहां टीचर की जॉब मिल जाएगी। हम कल ही वहां के लिए निकल जाएंगे। तो ठीक है, ऋतु को हमारे पास छोड़ के जा। हम उसकी देखभाल करेंगे। नहीं आंटी, मैं ऋतु को छोड़ के कैसे अकेली रहूंगी? नहीं, ऋतु यहाँ अच्छी स्कूल में पढ़ रही है। वो तेरे साथ जाएगी तो उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगी। तू चिंता मत कर। मैं हर संडे पदमपुर के हॉस्पिटल जाता हूँ मरीजों को देखने के लिए। ऋतु को भी साथ में लेके आ जाऊंगा। ठीक है अंकल, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद मेघना पदमपुर जाकर वहाँ पर टीचर की जॉब करती है। चल ऋतु, आज मैं तुझे मेरे एक दोस्त के घर लेकर जाता हूँ। ऋतु, तू यहाँ पर बैठ, मैं आता हूँ। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। अरे ये अंकल कौन है? इन अंकल के तो मुझे बहुत बड़े हैं और ये बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं। हाय, मेरे साथ खेलोगे? चलो टीचर टीचर खेलते हैं। मैं टीचर बनती हूँ और तुम स्टूडेंट बनना। ओके, सिट डाउन। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाइज, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। बेटा तुम कौन हो? डोंट शाउट, कीप क्वाइट। मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना। उसी वक्त डॉक्टर अशोक आते हैं। अरे अशोक, तू कब आया? हमें आते हुए काफी देर हो गया है। अशोक, ये बच्ची कौन है? ये मेरे भांजे की लड़की है। वो लोग कुछ महीने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। बच्ची की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए मेरे पास इसे छोड़ कर गए हैं। ये बच्ची तो बहुत स्मार्ट है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु है। अशोक, तुम्हें याद है तुम्हारी भाभी का नाम भी ऋतु था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेजर प्रताप ठाकुर है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। क्या मैं आपको बड़े अंकल बुला सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर बुलाना। बड़े अंकल, ये आप लोग क्या पी रहे हो? मुझे भी दो ना। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए जूस। नहीं बड़े अंकल, आप जो पी रहे हो वो मैं पीऊंगी। नहीं ऋतु बेटा, ये अच्छा नहीं है। ये पीने से तबीयत खराब होती है। तो फिर आप लोग क्यों पी रहे हो? आप मेरी तरह जूस क्यों नहीं पीते? आप दोनों ये खराब चीज छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ ऋतु बेटा, आपकी बात हम जरूर मानेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। बड़े अंकल, चीयर्स। चीयर्स। इधर मेघना प्रभास को याद करके रोती है और उधर
बाबू, तुम नदी के किनारे बैठकर क्या कर रहे हो? मीनू, तुम्हें और बाबा को मैं इस नदी के किनारे मिला था ना? हाँ बाबू, तुम यहाँ पर खून से लथपथ बेहोश होकर पड़े थे। मैं और बाबा तुम्हें घर लेके गए और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमको वो नई जिंदगी दिए। पूरे 3 महीने के बाद तुम ठीक हो पाए हो, लेकिन तुम्हारा अभी तक याददाश्त नहीं आया है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम सब भूल चुके हो। हाँ मीनू, इसीलिए तो मैं इस नदी के किनारे आके बैठा हूँ। शायद मुझे कुछ याद आ जाए। अच्छा ठीक है, शाम हो चुकी है, अब घर चलो, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बाबा, ये बाबू का याददाश्त कब वापस आएगा? पिछले 3 महीने से तुम दवाई दे रहे हो, उसका असर तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे मीनू, बाबू के सर पे जोर से चोट लगने के कारण उनका याददाश्त जा चुका है। पता नहीं भगवान की दया से कब उसका याददाश्त आएगा, लेकिन तब तक उनको दवाई खाना पड़ेगा। बड़े अंकल, A for एप्पल। no, A for अशोक अंकल। B for बड़े अंकल। yes, very good। C for कैट। no, C for cheers। बड़े अंकल, आज हम cheers नहीं करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। cheers। प्रताप, रात बहुत हो चुकी है और ऋतु भी सो गई है, हमें अब जाना होगा। अशोक, एक बात बोलूं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं ऋतु को आज मेरे पास रखूं? ठीक है, ऋतु को तुम्हारे पास रहने दो, ऐसे तो वो सो गई है। थैंक यू अशोक। गुड नाइट। सेरू, कैसा लगा मेरा आइडिया? ऐसे बोलकर डॉक्टर अशोक वहां से चले जाते हैं। बड़े अंकल उठिए ना। क्या हुआ ऋतु बेटा? मुझे डर लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, सो जाओ, डरो मत। नहीं बड़े अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप एक लोरी गा के सुनाइए ना। मेरी मम्मी मुझे रोज लोरी गा कर सुलाती थी। आप भी एक लोरी सुनाइए ना। लोरी? नहीं बेटा, मुझे लोरी गाना नहीं आता। ओके बेटा, ओके, रो मत, मैं लोरी गाता हूँ। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदिया आँखों में आए, बेटिया मेरी सो जाए, नींदिया आँखों में आए, बेटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं, मैं लोरी लोरी, मैं लोरी 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 लोरी। ऐसे ही धीरे धीरे मेजर प्रताप ठाकुर और ऋतु की बीच दोस्ती और प्यार गहरा होता चला। मेजर प्रताप रोज ऋतु को स्कूल छोड़ते थे और स्कूल से घर लाते थे। वो दोनों साथ में घूमते थे, साथ में खेलते थे, साथ में खाना खाते थे। ऋतु अब मेजर प्रताप के घर रहने लगी थी। इतने कम समय में ऋतु मेजर प्रताप के साथ घुल मिल गई थी।
ऋतु की साथ टाइम स्पेंड करना मेजर प्रताप को बहुत अच्छा लगता था। ऋतु की आने से प्रताप ठाकुर की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। ये सब देखकर डॉक्टर अशोक भी बहुत खुश थे। ऋतु, तुम यहाँ पे बैठो, मैं कुछ जरूरी पेपर्स में साइन कर लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों मॉल जाएंगे। वहाँ पे हम आइसक्रीम खाएंगे और शॉपिंग करेंगे। ओके बड़े अंकल। सर, आज शाम 6 बजे रामसोंग कंपनी की ओनर यहाँ आने वाले हैं। उनके साथ आपकी मीटिंग है आज। सुधाकर, तुम उन्हें मना कर दो। मैं आज फ्री नहीं हूँ। मैं अब ऋतु को लेकर मॉल जाने वाला हूँ। तुम एक काम करो, उनसे बात करके किसी और दिन का मीटिंग फिक्स कर दो। लेकिन सर, अगर ये मीटिंग ना हुई तो हमारे कंपनी को लाखों का नुकसान होगा। तो होने दो। अगर मैं आज ऋतु को मॉल घुमाने नहीं लिया तो ए फूल जैसी बच्ची का दिल टूट जाएगी और वो रोने लगेगी, मुझसे नाराज भी होगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरा करोड़ों का नुकसान होगा। उसकी एक हंसी की खातिर अगर मेरा लाखों का पैसा नुकसान होता है तो होने दो। मेरे लिए उससे किया हुआ वादा ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए तुम मीटिंग के लिए रामसोंग कंपनी को आज मना कर दो। लेकिन सर, लास्ट मोमेंट में इस तरह मना करना ठीक नहीं होगा। वो लोग मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। उनका सेक्रेटरी का फोन आया था। अच्छा, एक काम करो, तुम रंजीत और दीपक को बोल दो ये मीटिंग अटेंड करने को। उनको बोलना प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स जानकारी ले। बाद में मैं उस पेपर्स में साइन कर दूंगा। ओके सर। उसके बाद मेजर प्रताप ऋतु को लेकर मॉल जाते हैं। बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर आते हैं। उसके कुछ ही समय के बाद दीपक वहां आता है। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग दीपक। आओ बैठो। कैसे आना हुआ? अंकल, आज रामसोंग कंपनी के साथ जो मीटिंग हुई थी वो सक्सेसफुल रहा। उनके साथ प्रोजेक्ट डील फाइनल हो गया है, इसलिए इन पेपर्स में आपका साइन चाहिए। अच्छा, वेरी गुड दीपक। पेपर्स दो, मैं साइन कर देता हूं। अच्छा दीपक, ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होने वाला है? अंकल, मैं कल सोनपुर गांव जाने वाला हूं साइट विजिट के लिए। वहां पर हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। हाँ, तुम जाओ, वहां पर जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट दीपक। थैंक यू अंकल। उसके बाद दीपक वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह दीपक सोनपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। दीपक बाबू, क्या सच में हमारे गांव में फैक्ट्री बनेगा? हाँ, इस गांव में फैक्ट्री और हॉस्पिटल दोनों बनेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बाबू। हमारे गांव में फैक्ट्री और हॉस्पिटल बनने से गांव के लोगों का काम मिल जाएगा। गांव के लोगों को जॉब के लिए अभी शहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरे रहने के लिए क्या यहाँ आसपास पर कोई होटल है? नहीं, यहाँ पे कोई होटल नहीं है। हमने आपके रहने के लिए हमारे गांव के गेस्ट हाउस में इंतजाम किया है। अच्छा ठीक है। हेलो डैड, मैं सोनपुर गांव में हूँ जहाँ हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला है। वो साइट मैंने देख लिया हूँ। हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक परफेक्ट जगह है। गांव वालों के लिए यहाँ फैक्ट्री और हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। प्रताप ठाकुर की पैसे से यहाँ हॉस्पिटल बनेगा और हॉस्पिटल के नाम पर यहाँ से नकली दवाई और ड्रग सप्लाई होगा। इसमें हम करोड़ों रुपए कमाएंगे डैड। इस काम के लिए गांव के 2 लोग हमारे साथ देंगे। बेचारे भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है डैड। लेकिन बेटा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रताप ठाकुर फंसेगा। हम उसके पैसों से उसको ही बर्बाद करेंगे। दीपक की ये बात मीनू सुन लेती है। दीपक बाबू, आप ये क्या बोल रहे हो? आप हमारे गांव वालों को अपनी बातों में फंसाकर या हॉस्पिटल के नाम पर नकली दवाई और ड्रग सप्लाई करना चाहते हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ये बात जाकर गांव वालों को बताऊंगी। मैं आपको यहाँ हॉस्पिटल या फैक्ट्री बनाने नहीं दूंगी। आपकी गलत इरादे को कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। 2 कौड़ी की लड़की, तू मुझे रोकेगी? गांव वालों को बताने के लिए तू अब जिंदा नहीं रहेगी।
तुझे अब मरना पड़ेगा। ऐसे बोलकर दीपक मीनू को छुरा से मार देती है। बेचारी मीनू वहाँ पे अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद दीपक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव वाले गेस्ट हाउस के पास मीनू की लाश देखकर हैरान होते हैं। वो दीपक को गांव में ढूंढते हैं, लेकिन वो शहर जा चुका था। बाबा, आप कल से कुछ नहीं खाए हो, कुछ खा लो बाबा, वरना मीनू की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। वो आपसे कितना प्यार करती थी। मीनू की खातिर आप कुछ खा लीजिए बाबा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं दीपक को नहीं छोड़ूंगा। वो जहाँ कहीं भी होगा, मैं उसको ढूंढकर उसे पुलिस की हवाले करूंगा। मैं आज ही शहर जाऊंगा। लेकिन बेटा, तुम दीपक के पास कैसे पहुंचोगे? तुम उसको नहीं जानते और उसकी एड्रेस भी हमारे पास नहीं है। तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे? बाबा, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। दीपक तो एक मामूली इंसान है। मैं उसको ढूंढ कर ही रहूंगा। जो आदमी हमारी मीनू को हमसे दूर कर दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको सजा जरूर दूंगा। ऐसे बोलकर प्रभास शहर जाने के लिए चल पड़ता है। उधर ऋतु मेघना की कमरे में जाती है। अरे, ये किसकी फोटो यहाँ पर ही है? ये तो मम्मी की फोटो है। लेकिन मम्मी की फोटो बड़े अंकल के घर में कैसे आई? पूछना पड़ेगा बड़े अंकल को। बड़े अंकल, आप मेरी मम्मी को जानते हो क्या? नहीं ऋतु बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं जानता। अगर आप मेरी मम्मी को नहीं जानते तो उनका फोटो यहाँ कैसे आई? देखिए, ये मेरी मम्मी है। मेजर प्रताप मेघना की फोटो देखकर गुस्सा हो जाते हैं। ऋतु, ठीक से देख, क्या ये तेरी मम्मी है? हाँ बड़े अंकल, ये मेरी मम्मी है और उनका नाम मेघना है। क्या? जा, चली जा यहाँ से। मेजर साहब गुस्से से ऋतु को धक्का देते हैं और ऋतु नीचे गिर जाती है। तभी डॉक्टर अशोक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो ऋतु को उठाते हैं। प्रताप, एक ऐसा बिहेव कर रहा है बच्ची के ऊपर। अच्छा, मेरा बर्ताव तुझे ठीक नहीं लगा? और जो तुमने किया मेरे साथ, वो ठीक था? क्या ऋतु तेरी भांजे की बेटी है? इतना बड़ा झूठ बोला मुझे। मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड होकर मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे। प्रताप, मेरा बात तो सुन। अब कहने सुनने का कुछ मतलब नहीं रहा अशोक। आज से तेरा मेरा दोस्ती खत्म। आज के बाद तू मेरे सामने कभी मत आना। चला जा यहाँ से इसको लेकर। नहीं बड़े अंकल, मैं आपके साथ ही रहूंगी। नहीं, जा यहाँ से। उसके बाद डॉक्टर अशोक और ऋतु मेजर प्रताप के घर से चले जाते हैं। ऋतु की जाने के बाद प्रताप ठाकुर फिर से अकेले पड़ जाते हैं। उनको ऋतु की याद सताती है। बड़े अंकल, चलिए ना, चीयर्स करते हैं। बड़े अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे लोरी सुनाइए ना। नहीं, मैं ऋतु के बिना नहीं रह सकता। मुझे उसे घर लाना पड़ेगा। ऐसे बोलकर प्रताप ठाकुर डॉक्टर अशोक के घर जाते हैं। इतनी रात में कौन हो सकता है? चलिए देखते हैं। प्रताप, तुम आओ ना, अंदर आओ। अशोक, मुझे माफ कर दे दोस्त। मैं तुझे आज गुस्से में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल दिया। मुझे तू माफ कर दे। दोस्ती में माफी नहीं मांगते दोस्त, गले लगते हैं। आ मेरे गले लग जा। ऐसे बोलकर दोनों दोस्त एक दूसरे की गले लगते हैं। तू हमेशा मुझे बोल रहा था कि मुझे इतनी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुना। आज गुस्से के कारण मैंने ऋतु को भी बहुत कुछ बोल दिया। उसे धक्का मारा, उसे घर से जाने को बोला। मैं ऋतु का भी गुनहगार हूँ। मुझे उससे भी माफी मांगना होगा। कहाँ है वो? प्रताप, वो दिन भर तुझे याद करके रो रही थी। बेचारी थक कर सो गई है। चल, मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ। वो तुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी। ऋतु, उठ बेटा, देख मैं आया हूँ।
तेरे बड़े अंकल। अरे अशोक, ऋतु को तो बहुत जोर से बुखार है। उसकी शरीर तो आग की तरह तप रही है। क्या? मुझे देखने दे। तू चिंता मत कर, शायद स्ट्रेस की वजह से बुखार आया होगा। मेडिसिन अब खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अशोक, ये सब मेरे वजह से हुआ। अगर मैं ऋतु के ऊपर गुस्सा नहीं करता तो ये सब नहीं होता। मैं मेघना की गुस्सा ऋतु के ऊपर निकाला। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो क्या मैं ऋतु को अपने घर ले जा सकता हूँ? इसमें पूछने वाली बात क्या है? ऋतु तेरी पोती है, तू हक से उसे घर ले जा सकता है। रुक, मैं ऋतु के लिए मेडिसिन तुझे देता हूँ। ए मेडिसिन ले और ऋतु को ए सुबह शाम खाने के बाद दे देना। वो ठीक हो जाएगी। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू अशोक। उसके बाद प्रताप ठाकुर ऋतु को उनके घर ले जाते हैं। प्रताप ठाकुर घर आकर ऋतु को दवाई देते हैं। बड़े अंकल, आप मुझसे नाराज हो क्या? नहीं ऋतु बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। आज सुबह की हरकत की वजह से तू मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं बड़े अंकल, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आपसे छोटी हूँ ना। मम्मी कहती है बड़ों से हमें आशीर्वाद लेनी चाहिए। बड़े अंकल, मुझे मम्मी की आज बहुत याद आ रही है। क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकते हो? ऋतु की बात सुनकर प्रताप ठाकुर सोच में पड़ जाते हैं। क्या सोच रहे हैं बड़े अंकल? आप मम्मी को यहाँ लेकर आएंगे ना? हाँ ऋतु बेटा, मैं तेरी मम्मी को जरूर लेकर आऊंगा। अब सो जा, रात बहुत हो चुकी है। मैं तुझे लोरी गाकर सुनाता हूँ। अगले दिन दवाई खाने के बाद भी ऋतु की बुखार कम नहीं होती है। उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। बुखार की साथ साथ उसे उल्टी भी होने लगती है। इसलिए ऋतु बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ऋतु को बेहोश होता देखकर प्रताप ठाकुर घबरा जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर ऋतु की टेस्ट करवाते हैं। मिस्टर ठाकुर, ऋतु को बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम हुआ है। ये एक रेयर बीमारी है जिसमें पेशेंट की इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी कम होने लगती है। इसकी वजह से ऋतु को तबीयत और खराब होने लगेगी और उसकी दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट करेगी अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जल्दी ना किया जाए। इसके लिए क्या करना होगा डॉक्टर? आप पैसे की चिंता मत करिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। आप बस मेरी ऋतु को ठीक कर दीजिए। मिस्टर प्रताप, हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भगवान की मर्जी। और हाँ, इस ऑपरेशन के लिए बोन मैरो प्लाज्मा चाहिए जो ऋतु की मम्मी पापा या उसके कोई भाई बहन से हम ले सकते हैं। आप जितनी जल्दी होगा डोनर के अरेंजमेंट कीजिए। हम तुरंत ऑपरेशन कल शुरू करेंगे। ओके डॉक्टर। अशोक, हमें मेघना को जल्द से जल्द यहाँ बुलाना होगा। एक वो ही है जो ऋतु को ब्लड प्लाज्मा दे सकती है। मैं आज ही मेघना के पास जाके उससे माफी मांगूंगा और उसे यहाँ जल्द लेके आऊंगा। और हाँ, एक बार ऋतु ठीक हो जाए अशोक, मैं मेरा सारी जायदाद ऋतु और मेघना के नाम कर दूंगा। वो सब बात की बात है। तू पहले जल्दी से जाकर मेघना को लेकर आ जा। मैं यहाँ ऋतु के पास रुकता हूँ। मेघना बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं पापा, आप माफी मत मांगिए। गलती मेरी भी थी। मैं आपको अकेला छोड़कर आपका बात न मानकर चली आई, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे ही बाप बेटी के बीच में सुलह हो जाती है। प्रताप ठाकुर ऋतु की बीमारी के बारे में सब बात मेघना को बताते हैं। यह सब सुनकर मेघना बहुत दुखी होकर रोती है और तुरंत प्रताप ठाकुर के साथ हॉस्पिटल आ जाती है। डैड, अभी हमारा सारे प्लान फेल हो चुका है। प्रताप ठाकुर और उसकी बेटी मेघना के बीच अभी सुलह हो चुकी है। प्रताप ठाकुर अपने सारे जायदाद मेघना और ऋतु के नाम करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हमें प्रताप ठाकुर की जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर दीपक, मेरे पास एक प्लान है। एक काम कर, आज ही प्रताप ठाकुर को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा और मौका देख के बाद में ऋतु मेघना को भी खत्म कर देंगे। हाँ डैड, ऐसा ही होगा। मिस्टर प्रताप, एक गुड न्यूज।
टेस्ट में मेघना और रितु की ब्लड प्लाज्मा मैच किया है। हम कल ही रितु की ऑपरेशन शुरू करेंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। अशोक, तू यहाँ रितु और मेघना के पास रुक, मैं थोड़ा घर होके आता हूँ। जब प्रताप ठाकुर घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकलते हैं, ठीक उसी वक्त दीपक उनको मारने के लिए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का कोशिश करता है। तभी प्रभास आकर प्रताप ठाकुर को बचाने के लिए धक्का मारता है और खुद गाड़ी से धक्का खाकर उसका सर नीचे पत्थर से टकराता है। और ये एक्सीडेंट दीपक को करते हुए प्रताप ठाकुर देख लेते हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आकर दीपक और आदित्य को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद प्रताप ठाकुर प्रभास को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर अशोक प्रभास की ट्रीटमेंट करते हैं। होश आने के बाद प्रभास का याददाश्त आ चुका होता है। वो डॉक्टर अशोक को पहचान लेता है। अंकल, मैं प्रभास हूँ। प्रभास, तुम जिंदा हो? उसके बाद प्रभास डॉक्टर अशोक को सारी बात बताता है। प्रभास की बात सुनकर अशोक बहुत खुश हो जाते हैं और प्रताप को सारी बात बोलते हैं। अगले दिन ऋतु की ऑपरेशन सक्सेसफुल होती है और ऋतु को एक नई जिंदगी मिलती है। उसके बाद प्रताप ठाकुर अपनी बेटी, दामाद और पोती के साथ अपने घर लौटते हैं। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्सा और अहंकार की वजह से आपका बहुत अपमान किया हूँ। इसकी सजा मुझे मिल चुका है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके द्वार पे आया हूँ। आपका कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना भगवान। ऐसे बोलकर प्रताप ठाकुर बुझे हुए दिया को फिर से जलाते हैं। अब प्रताप ठाकुर की जिंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।